नमस्कार साथियों। सुपर टेट का मैथ आज स्टार्ट करेंगे। पहली वीडियो है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मैथ के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं और किन किन चीज़ों को क्या क्या कहा जाता है और कैसे मैथ के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि न जाने क्यों लोगों को पहाड़ लगता है ये सब्जेक्ट, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इससे आसान सब्जेक्ट कोई है नहीं है। बस आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहो, आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंकीय क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? रियल नंबर्स होते हैं और इमेजनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, और होल नंबर्स में इंटीजर होते हैं, और इर्रेशनल नंबर में ये नंबर्स होते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। देखो, नंबर्स की बात करिए तो इसमें मैंने आपको बोला दो नंबर्स, एक रियल नंबर, एक इमेजनरी नंबर। तो सीधी सी बात है, रियल का मतलब जो सचमुच में नंबर है। मैंने बोला आपकी उम्र है 40 साल, मैंने बोला आपकी उम्र है 20 साल, आपकी उम्र है 25 साल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको एक रियल नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस प्रकार के नंबर जो सच में नंबर हैं उनको रियल नंबर्स कहा जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी उम्र मान ली मैंने x साल, आपके शरीर की लंबाई है a, आपका वजन है b, मैंने मान लिया इनको, तो ये हो जाएंगे आपके इमेजनरी नंबर्स जिनको मैंने मान लिया है। और रियलिटी में अगर मैंने इनको कोई वैल्यू दे दी, जैसे कि 40 है, 20 है, 10 है, तो अगर मैंने इनको वैल्यू दे दी इसका मतलब ये हो गए रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स हैं, इनके अंदर होते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद में नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर। ठीक है, फिर पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो वन बाय वन पढ़ते हैं इसको। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होती है। मतलब कि अगर मैं 1/4 लिखता हूँ तो 1/4 एक रेशनल नंबर है। मैंने लिखा 2/5, मैंने लिखा 5/2, मैंने लिखा 10/5, मैंने लिखा 4/2, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, q की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो रेशनल नंबर होते हैं। मतलब 4/0 रेशनल नंबर नहीं होगा, 5/0 रेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब कि q की वैल्यू हमको 0 नहीं लेनी है, तो वो होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अगर बात करूँ इर्रेशनल नंबर्स की, तो ऐसे नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। अब देखो, यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न आता है। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, मैंने आपसे बोला कि जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर हैं, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते वो रेशनल नंबर नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 1/4, तो 1/4 की वैल्यू आ गई 0.25। मैंने लिखा 10/3, तो ये हो जाएगा 3.3333, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 11/3, तो 11/3 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसकी जो संख्या है वो आएगी आपकी 3×9, ये कटा तो 3×9, बचा 2, 3×6=18, पॉइंट लगा के 3×6=18, फिर बचा 2, फिर 3×6=18, फिर 3×6=18, ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसी संख्या में डिवाइड करते समय जो वैल्यू है वो हो जाए 3.6594, इस तरीके से। कहने का मतलब मेरा समझो आप कि अगर किसी भी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी संख्या का भाग कर रहे हैं हम, भाग करने के बाद में पॉइंट के बाद में अगर रिपीटिंग वैल्यू आती है, रिपीटिंग का मतलब कि 319 319 319
समझो मैं इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि अगर किसी भी संख्या का हमने भाग किया और भाग करने के बाद में अगर जो वैल्यू है वो रिपीटिंग आती है, जैसे कि मैंने भाग करने, कोई भी संख्या है p अपॉन क्यू, उसका भाग करने पे वैल्यू आती है 3.4444, या वैल्यू आती है 3.454545, या वैल्यू आती है 3.169169, मतलब कि कोई भी संख्या रिपीट हो रही है एक जैसी, ठीक है, तो वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर इसी कंडीशन में संख्या रिपीट हो रही है और वो एक जैसी नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा, जैसे कि 3.456928 ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही है, वैल्यूज़ तो आ रही हैं पॉइंट के बाद में लेकिन रिपीट नहीं हो रही हैं इस तरीके से, तो ऐसा नंबर इर्रेशनल होगा। दूसरा, कोई नंबर जो अंडर रूट के अंदर होगा वो इर्रेशनल होगा नंबर, ठीक है। तीसरा, जैसे कि पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 को सॉल्व करते हैं तो 3.14 डैश 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 करके वैल्यू आती है जो इस तरीके से होती है, रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती। तो पाई की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी आपकी, वो भी इर्रेशनल नंबर्स में ही आएगी। अब यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में √2 है, √3 है, पाई है, ठीक है, ये वाले नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। या फिर पॉइंट के बाद में रिपीटिंग संख्या ना आए, कुछ और ही आ रहा हो, ठीक है, 2 4 4 3 5 8 9 1 2 3 ऐसे करके आ रहा हो, तो वो होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर बात करी जाए रेशनल नंबर्स की, तो इसके अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर जिनको कि प्राकृतिक संख्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल TURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और आगे तक जाते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, होते तो नेचुरल नंबर ही है लेकिन इनकी शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। बात करी जाए अगर इंटीजर्स की, इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स कौन से होते हैं, देखो 0 एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी है, 5 भी है। लेकिन अगर बात करूं 0 से पहले वाले नंबरों की, तो 0 से पहले आएगा -1 -2 -3 -4, तो ये भी क्या है, ये भी इंटीजर है। इंटीजर्स लाई करते हैं नंबर लाइन पर, इंटीजर्स जो होते हैं ये लाई करते हैं एक नंबर लाइन पर इस तरीके से, 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो लाई करते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इंटीजर्स। अब आगे देख लेते हैं कि इंटीजर्स से आगे कौन सा नंबर है। तो इंटीजर्स के बाद में आपके कोई और नंबर्स नहीं है, नंबर्स यही हैं। देखो, सुपर टेट के हिसाब से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना ही बहुत है, प्राइमरी लेवल के हिसाब से, ठीक है, इससे बढ़ के कुछ नहीं आता है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की और को प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। तो मैं आपको बता दूं कि जो संख्या एक और स्वयं से, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, इसके अलावा उसे कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता। जैसे कि 2 को आप डिवाइड करके देखो, 2 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से होगा या अपने आप से होगा, 2 से होगा, ठीक है। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन किसी और से डिवाइड नहीं होगा, किसी और से करोगे तो पॉइंट आ जाएगा। 3 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19, तो ये होते हैं तुम्हारे प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। बात करी जाए को प्राइम नंबर्स की, दो संख्याएं सह अभाज्य, बात कर रहे थे
को प्राइम नंबर्स की, ठीक है, को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो मैंने आपको क्या बताया था, प्राइम नंबर बताए थे मैंने आपको, जो या तो अपने आप से डिवाइड हो जाएं या एक से डिवाइड हो जाए। जैसे कि सात, सात सात से डिवाइड हो सकता है या फिर सात एक से डिवाइड हो सकता है, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। लेकिन को प्राइम नंबर्स का मतलब सह अभाज्य संख्या, दो ऐसे नंबर, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, दो ऐसे नंबर जिनका गुणनखंड करने पे उनका जो HCF है या उनका GCD एक आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक आए या GCD। नहीं समझ में आया? मैं अभी बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरे पास में दो नंबर है, एक 8 और एक 15। 8 का अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 4 8। गुणनखंड का मतलब फैक्टर, फैक्टर 8 के मैंने फैक्टर करे तो फैक्टर ही आ गए। 15 के मैं फैक्टर करूँगा तो वो आ जाएंगे 1 3 5 15। तो अगर इन दोनों के अंदर कोई भी फैक्टर एक को छोड़ के कोई भी फैक्टर मैच ना करे तो ऐसे नंबरों को कोप्राइम कहा जाता है। मतलब कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर करने पे सिर्फ वन कॉमन आए, सिर्फ वन कॉमन आए, ऐसे नंबर्स को कोप्राइम कहा जाता है। सिर्फ वन कॉमन आए, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिर्फ वन कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये 15 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, मतलब कोई भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन वन मैच कर रहा है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स करे जाएं अलग अलग तो उनमें सिर्फ वन कॉमन आए, उनको कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। अगर मैं अब बात करूं 8 और 4 की, ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 और 16 ले लेते हैं, ठीक है, 8 को ले लेते हैं, 16 को ले लेते हैं। 8 हो जाएगा आपका 2 1 2 4 और 8। 16 का हो जाएगा 1 2 4 8 16, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 8 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। लेकिन यहीं पर अगर मैं एक और नंबर लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 8 और 8 के साथ में ले लिया मैंने 9, या 8 के साथ में ले लिया मैंने 11 या 9 ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 2 4 8 1 3 9। यहाँ पर ये कॉमन है नहीं है कॉमन, लेकिन ये कॉमन है, मतलब एक कॉमन आ रहा है बस। तो मतलब 8 और 9 जो हैं दोनों कोप्राइम नंबर्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं इसके अंदर, अगला है ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर। ऑड नंबर एंड कंपोजिट नंबर, आप इस पे ध्यान ना दें, ये उदाहरण के लिए लिख दिया है। ऑड नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जरा इसको पढ़ लेते हैं। और एक इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इवन ऑड एंड कंपोजिट। चलो सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर की। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर। और फिर बात करेंगे ऑड नंबर की, जो कि सबसे सिंपल है। देखो इवन नंबर जो होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली। जैसे 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। तो मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए आसानी से उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इवन नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो आसानी से उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे कि 3 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 5 हो जाएगा, नहीं होगा। 7 हो जाएगा, नहीं होगा। 7 तो प्राइम नंबर भी होता है। 9 हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये सब के सब नंबर कैसे हैं? ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या, ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके COMPOSITE नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त संख्या। संयुक्त
युक्त संख्या। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। संयुक्त संख्या वह संख्या होती हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स मतलब दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे कि चार। चार के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, एक, दो और चार, ठीक है। जैसे कि इसके अलावा ले लेते हैं छः, आठ, बारह। छः, आठ, बारह, छः, आठ और बारह। अगर मैं छः की बात करूं तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं एक, दो, तीन और छः। आठ के जो फैक्टर होते हैं एक, दो, चार, आठ। बारह के फैक्टर होते हैं एक, दो, तीन, चार, छः, बारह। तो मतलब ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो उनको क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर, यानी कि संयुक्त संख्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना। देखो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को समझ लेते हैं। देखो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या होती है, किसी भी संख्या के अंदर, जैसे ये एक संख्या है 4, 3, 2, 5, 6, इसके अंदर जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, वो सबसे पहला नंबर होता है। ये छठवां जो नंबर है ये है इकाई का अंक, मतलब कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। इसको हम डायरेक्ट प्रश्न करके सीखते हैं। यहाँ पर ये जो रूल्स मैंने लिख रखे हैं इनकी इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप इनको नोट्स के लिए अगर स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन से ही सीख जाओगे। तो इसको करते हैं, क्वेश्चन से सीखते हैं इसको कि इकाई का अंक जो है कैसे निकाला जाता है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक प्रश्न दिया मैंने आपको कि 123 गुणा 652, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इसका इकाई का जो अंक है वो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना ये है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस लास्ट वाले जो अंक हैं इकाई के उनको उठा लेना, 3 और 2 इसका गुणा कर देना, 3 दूनी 6, मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा 6। अगर मान के चलो मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन कि 14856 गुणा 34899 गुणा 68455, ऐसी कंडीशन में इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यूनिट डिजिट उठा लो, 6 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 9 जा 54 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका इकाई का अंक 4, 4 इंटू 5, 5 चौक 20, मतलब इकाई का अंक क्या आ गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा और क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं क्वेश्चन की, जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 5 6 मल्टीप्लाई बाई 4 8 9 6 0 मल्टीप्लाई बाई 2 4 9 9 5 9 9 5। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, 2 4 9 9 5 9 9 5, इस कंडीशन में क्या करोगे। देखो इस कंडीशन में 6 गुणा 0 गुणा 5, जहाँ पे आपको 0 दिख जाए उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। एक 0 दिख गया वो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, 0 बना देगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। ऐसी कंडीशन में जहाँ किसी भी नंबर का इकाई का अंक 0 आपको दिख जाए तो उसका इकाई का अंक 0 ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा इकाई का अंक निकालना पावर में। दोस्तों यूनिट डिजिट पढ़ने के लिए हम यहाँ पर साइक्लिसिटी पढ़ेंगे। पहले साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप फटाक से किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट निकाल दोगे।
अभी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन कराए थे यूनिट डिजिट के, तो वो बहुत सिंपल से और नॉर्मल से क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कुछ इस प्रकार कि भाई मुझे बताओ 5 2 की घात मतलब पावर 9 × 7 × 5 × 3 × 1 है, तो बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट क्या होगी। या फिर मैंने आपको जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे दिया कि भाई आपके पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जैसे कि 2137, इसकी पावर ले लेते हैं 753, ठीक है। तो इस नंबर के अंदर जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसका इतनी बार गुणा थोड़ी करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट को निकाला तो यूनिट डिजिट से ही जाता है, लेकिन हम इसकी सबसे पहले साइक्लिसिटी को पहचानेंगे कि इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या होती है। तो ध्यान देना, थोड़ा सा देखना कि मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं देखो एक नंबर को नहीं लेंगे, हम 2 नंबर को लेंगे। अगर मैं 2 × 1 करता हूँ तो आएगा 2, 2 × 2 करता हूँ मतलब कि 2 का स्क्वायर तो आएगा 4, 2 × 2 करता हूँ मतलब कि 2 का क्यूब तो आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अगर मैं 2 की पावर 5 करता हूँ, 2 की पावर 5 मतलब 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर मैं 2 की पावर 6 करता हूँ तो 32 दूनी 64। अगर मैं 2 की पावर 7 करता हूँ तो 64 दूनी 128। अगर मैं 2 की पावर 8 करता हूँ तो 128 दूनी कितना हो जाएगा 256। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी, एक चीज़ नोटिस आपने यहाँ पे ये करी होगी कि जो नंबर मैंने लिए हैं, इन नंबर्स के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि 2 की पावर 1 करने पे मेरे को 2 मिल रहा है, 2 की पावर 2 करने पे मेरे को 4 मिल रहा है, 2 की पावर 3 करने पे मेरे को 8 मिल रहा है, 2 की पावर 4 करने पे मेरे को यूनिट डिजिट 6 मिल रही है। और 4 के बाद जैसे ही मैं वापस 5 पे आया तो 2 की पावर 5 करने पे वापस मेरे को 2 मिल गया, 2 की पावर 6 करने पे वापस मेरे को 4 मिल गया, 2 की पावर 7 करने पे वापस मेरे को 8 मिल गया, और 2 की पावर 8 करने पे वापस मेरे को 6 मिल गया। यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर होती है, 4 रोटेशन के बाद में यूनिट डिजिट सेम आ जाती है, 4 रोटेशन करने के बाद यूनिट डिजिट सेम आ जाती है। मतलब पहला रोटेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा, चौथा, चौथे का 5वें रोटेशन में दोबारा 2 आ गई। तो इसका मतलब कि जो साइक्लिसिटी है 2 की वो कितनी है, 4 है। अगर मैं बात करूं किसी और संख्या की, तो किसी और संख्या में बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर 3 की, ठीक है। 3 की संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 3। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ 3 की पावर 1, या मैं इसको लिख देता हूँ 3 की पावर 1, जो कि ज़्यादा ठीक रहेगा। मैंने लिखा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 3 की पावर 2, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 3 की पावर 4, ये हो जाएगी आपकी 81। 3 की पावर 5, ये हो जाएगी आपकी 243। 3 की पावर 6,
ये हो जाएगी आपकी 729। 3 की पावर 7 ये हो जाएगी आपकी 2187। 3 की पावर 8 ये हो जाएगी आपकी 6561। अब यहाँ पे आप नोटिस करना है इस चीज़ को कि जो साइक्लिसिटी है, 3 की जो साइक्लिसिटी है, 3 की पावर 1 पे आती है यूनिट डिजिट 3, 2 पे आती है 9, 3 पे आती है 7, 4 पे आती है 1, और 4 के बाद जैसे ही वापस रिपीट हुआ, वापस से क्या मिल जाती है हमको 3, वापस से 4 के बाद रिपीट होने पे क्या मिल जाती है 9, वापस से 7, वापस से 1, मतलब 3 की साइक्लिसिटी भी कितनी है बेटा 4 है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप यूनिट डिजिट निकालोगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब 4 की बात करें, ऐसे ही 4 में होता है। 4 की अगर मैं साइक्लिसिटी की बात करूं यहाँ पर, तो 4 के साथ में भी ऐसा ही होता है। 4 की पावर 1, 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 6 चौक 24 और 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 6, 5, 1, 256, 256, 4, 6, 4, 6। अब 4 के साथ में देखो, देखो 4 की जो साइक्लिसिटी है, दूसरे नंबर पे हर दूसरे नंबर के बाद में वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब 4 की साइक्लिसिटी कितनी है 2। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये साइक्लिसिटी है क्या है, मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो एक सवाल करके, एक सवाल करते हैं, उससे समझेंगे कि साइक्लिसिटी होती क्या है। ठीक है, फिर हम आगे कुछ नंबर्स हैं उनकी साइक्लिसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर पे ही हमारा अंत नहीं होता है, हम आगे भी नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिया हमने 2137, 2137 इसकी पावर है 753। इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक ज्ञात करें कि सर ये कैसे होगा, ये तो बड़ा कठिन है। कुछ कठिन नहीं है बेटा, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमको मतलब रखना पड़ेगा सिर्फ इकाई के अंक से, सिर्फ यूनिट डिजिट से। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंक से ही मतलब रखो। ठीक है, तो यहाँ से उठा लेंगे इकाई का अंक, ये आ गया आपका 7, और पावर कितनी है इसकी 753, क्योंकि 7 जो है बेटा, 7 की जो साइक्लिसिटी होती है ये भी 4 ही होती है, मतलब 7 जो है ये भी हर 4 नंबर के बाद अपने इकाई के अंक को रिपीट करता है। जैसे अभी हमने किया था कि हर नंबर अपने चौथे टर्म के बाद में अपनी जो है पावर पे चौथे टर्म के बाद में अपने यूनिट डिजिट को रिपीट कर रहा था, ऐसे ही 7 जो है बेटा ये भी हर 4 डिजिट के बाद में, मतलब 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 5। तो 7 की पावर 1 के चौथे टर्म के बाद 7 की पावर जो 5 है बेटा, यहाँ पर इन दोनों का जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा। ठीक है, मतलब जो 7 है, 7 की भी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है 4। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमने 7 को उठा लिया, यूनिट डिजिट को ले लिया। इसको लेने के बाद में ये जो पावर है बेटा इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 4। तो मैंने 753 को जब 4 से डिवाइड किया, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 3, 5, 4 से फिर डिवाइड करो, 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32। ठीक है, फिर देखो कितना बचा 3,
35 में से 32 गए तो ये आ गया, 3 बचे, ठीक है। फिर 3 को उतार लो, 4 अट्ठे 8 चौक 32, रिमाइंडर आ गया 1। जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आने का मतलब क्या है कि ये जो संख्या है 4 की, ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बार में समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, और क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा। ये जो रिमाइंडर 1 आया इसका मतलब ये है कि 753 में जो 752 है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, बस एक संख्या बच गई है, मतलब रिमाइंडर 1 बच गया, मतलब कि 1 पावर फालतू है, मतलब 7 की पावर 1 फालतू है। और 7 की पावर 1 फालतू का मतलब 7 1 जा 7, तो यूनिट डिजिट क्या होगी बेटा 7, तो इसका आंसर होगा 7, ठीक है। कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, एक क्वेश्चन फिर कर लेते हैं। मान के चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान के चलो एक क्वेश्चन है 21789 की पावर 105, ठीक है, 9 की पावर 105। या फिर एक काम करते हैं 7 का ही लेते हैं, अभी 7 का लिया था, 7 का ही लेते हैं 105। बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना है आपको, कुछ नहीं है बेटा, मैथ के बराबर आसान कुछ नहीं है, बस आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और टिके रहना इस पर। मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट डालूंगा बेटा, सुपर टेट में फंस के आएंगे वो, आपके लिए साइंस बायोलॉजी ज्योग्राफी इंग्लिश हिंदी सब सिंपल बना दूंगा मैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप प्राइमरी लेवल का सुपर टेट में ना निकाल पाओ, बस बने रहना मेरे साथ इस चैनल पर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है हमको, मैंने बोला कि बात करी जा रही है यूनिट डिजिट की, तो भैया यूनिट डिजिट से ही मतलब रखेंगे, ठीक है। तो इसको नीचे उतार लेते हैं, 7 को, 7 के ऊपर घात लगाते हैं 105, ठीक है। 7 के ऊपर घात लगाई 105, मैंने बोला कि 7 की साइक्लिसिटी कितनी थी बेटा 4, हर चौथे पे रिपीट कर रहा था, तो 105 को किससे करेंगे बेटा डिवाइड, 4 से करेंगे डिवाइड, 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, ठीक है, बचा 2 25, 6 चौक 24, रिमाइंडर आया 1। कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा कर लेते हैं। मैंने बोला कि साइक्लिसिटी है इसकी 4, तो 105 को डिवाइड करेंगे 4 से और ये देखेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो एक्स्ट्रा पावर है इस 7 के ऊपर, समझ रहे हो, जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो एक्स्ट्रा पावर है। देखो मैं अगर 7 की पावर 5 लिख दूँ, ध्यान से समझना बेटा, 7 की पावर 5, 5 को 4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1, मतलब कि 7 की पावर 4 तक तो ठीक है, लेकिन 7 की पावर 5 पे टर्म रिपीट करेगा जो 7 की पावर 1 पे आएगा। इस फैक्टर को समझना है बेटा, बस यही फैक्टर समझना है आपको। अब देखो 4 से हमने 105 को डिवाइड किया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 2, 5 उतारा नीचे, 4 छिक्के 24, रिमाइंडर आया 1। 1 का मतलब कि 7 की पावर 1, मतलब इसकी यूनिट डिजिट भी कितनी है बेटा 7। कितने बच्चों को समझ में आ गया। देखो बेटा अगर समझ में नहीं भी आए तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सवाल कराऊंगा उस समय पे सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सब चीज़ें एक एक चीज़ आपकी क्लियर करूंगा बेटा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है, मैथ से तो बिल्कुल घबराना ही नहीं है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब साइक्लिसिटी देखते हैं कुछ और नंबर्स की, ठीक है। जैसे कि हमने इसके अंदर साइक्लिसिटी देखी थी कौन से नंबर की, 3 की देख ली बेटा, 4 की देख ली, अब बात करते हैं 5 की। 5 गुणा 5 क्या होता है, 5 सबसे पहले लेंगे यहाँ पर 5 की पावर 1, तो आएगा 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4, 5 की पावर 625। तो बेटा आपने देखा कि 5 जो नंबर है, जब मैं 5 नंबर को बार बार दोहरा रहा हूँ तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ पर कि 5 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी आ रही है, 5 हर एक नंबर के बाद अपनी डिजिट को दोहरा रहा है बेटा, हर एक नंबर पे। जैसे कि और संख्याएं हर चौथे पे अपनी डिजिट को, हर चौथे पे मतलब हर चौथे चक्कर पे अपनी डिजिट को वापस लेके आ रही थी, 5 बेटा हर एक नंबर पे जो है अपनी डिजिट को दोहरा रहा है, मतलब रिपीट्स एवरी
1 पावर। अगर बात करें 6 की, 6 एकम 6, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 छक्के 216, 6 छक्के 36 छक्के 216 छक्के 1296। मतलब इसके अंदर भी इकाई की संख्या कितनी है? 6 है। 5 के अंदर भी 5, 6 के अंदर भी 6। वो भी कहाँ हो रही है बेटा? रिपीट, हर एक पावर पे। अभी हमने 7 को लेके एक क्वेश्चन किया था, 7 को लेके क्वेश्चन किया था, तो 7 की जो साइक्लिसिटी है वो मैंने आपको बता दी थी, कितनी होती है? 4 होती है। मतलब हर चौथे पे ही अपनी संख्या को रिपीट करता है। जैसे छठवां और पाँचवां हर एक पर रिपीट कर रहा था, हर एक पे, ऐसे ही 7वां हर चौथे पर रिपीट करता है, हर चौथे पर रिपीट करता है। ठीक है, तो इसकी जो साइक्लिसिटी है वो हो जाएगी 4। ठीक है, 8 के लिए अगर इकाई अंक देखा जाए तो 8 बेटा क्या किस पे करता है? हर चौथे पे कर रहा है, हर चौथे पे कर रहा है, हर चौथे पे कर रहा है, हर चौथे पे। मतलब इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अगर 9 की बात करी जाए बेटा तो 9 जो है इसकी साइक्लिसिटी होती है 2। मतलब कि 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 जा 729, 9 9 जा 81, 9 जा 720, 9 9 जा 6561, 6561। तो जो 9 संख्या है वो हर दूसरे पे, देखो आप, हर दूसरे पे रिपीट कर रहा है बेटा, हर दूसरे पे रिपीट कर रहा है। मतलब एक रिपीट होके आ रहा है दूसरी बार में, 9 रिपीट होके आ रहा है दूसरी बार में। मतलब इसकी जो साइक्लिसिटी है वो है 2। साइक्लिसिटी का मतलब कि हमें जिससे डिवाइड करनी है पावर। ठीक है, हमें पावर जिससे डिवाइड करनी है। मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, उसके अंदर पावर को मैंने 4 से डिवाइड किया था, क्योंकि उस संख्या के अंदर 7 आ रहा था बेटा, और 7 जो है इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, उसके अंदर ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डिवीज़न प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर जो है डिवीज़न प्रोसेस में देखो, जो डिवीज़न हम करते हैं उसके अंदर देखो, भाग देना आपको आता होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर बेटा हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, एक भाजक होता है, एक भाज्य होता है, एक भागफल होता है, एक शेषफल होता है, एक डिवाइज़र होता है, एक डिविडेंड होता है, क्वोशंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। अब ये मतलब कि हमने जो डिवाइड किया था बचपन में वो किस तरीके से किया था? हमने डिवाइड करते जैसे 16 को डिवाइड किया 2 से, 2 8 जा 16, रिमाइंडर आ गया 0। अब इनमें से कौन सी संख्या कौन सी है, कैसे पता करेंगे? कौन सा डिवीज़र है, कौन सा डिविडेंड है, कौन सा क्वोशंट है, कौन सा रिमाइंडर है? ठीक है, अब ये पता कैसे करेंगे? इसको पता करने के लिए आप चाहें तो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मतलब देखो यूपी टेट दिया है, बच्चों ने क्लियर किया है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, बहुत छोटी चीज़ है और इसको बड़े आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं बता ही दूँ आपको एक बार। देखो, ऐसा होता है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो, मैंने कोई चीज़ जो है यहाँ पर निकाली, ठीक है, मैंने एक भाग किया, मैंने बोला बेटा 20 को भाग करो 4 से, तो आपने बोला सर 4 पंजे 20, रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पर जो 20 है, ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर जो 20 है वो हो गया आपका क्या? भाज्य, वो हो गया भाज्य, डिविडेंड, भाज्य। ठीक है, यहाँ पर जो भाजक और भागफल है वो हैं 4 और 5, और जो शेष फल है मतलब कि रिमाइंडर वो है आपका 0। इक्वेशन बनाई जाए तो इसकी कुछ इस प्रकार बनती है, भाजक बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके से। ठीक है, अब भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को कमेंट करके बता दें, मैं आपको डिवाइड के ऊपर ही अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं? फाइंडिंग द रिमाइंडर, ठीक है, ये है बाइनोमियल थ्योरम। देखो बेटा, बाइनोमियल थ्योरम जो है ये एक काफ़ी एडवांस टॉपिक है, ये जूनियर लेवल के एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता आएगा बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप चाहो तो, क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, ये 11वीं क्लास के अंदर आता है, 11वीं क्लास के अंदर
11th क्लास के मैथ्स के अंदर पढ़ाया जाता है बेटा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में दोनों एक नंबर दे रखा है 1 प्लस कुछ भी नंबर दे रखा है, ठीक है, मतलब नंबर जो है हमारे पास में 1 प्लस ए की पावर एक्स इस कंडीशन में है, ठीक है, और हमको जो है पावर बहुत बड़ी दे रखी है और इस कंडीशन में हमको यूनिट डिजिट निकालनी है, तो हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम जो है टॉपिक थोड़ा सा हटके है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर इसको समझाने लगे तो बेटा बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे अगर आपको समझ ना हो तो। हालांकि प्राइमरी लेवल पर बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं अभी इनके ऊपर क्वेश्चंस अभी मैंने कराए नहीं है आपको, ये मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं जस्ट एग्जांपल है, अभी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी हाई स्कूल का मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसको हम एपी बोलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, और ये होता है जीपी। ये 11वीं क्लास में आता है मैथ्स में, लेकिन अभी जो नई एनसीईआरटी आई है साल 2026 की उसमें क्लास 9th के मैथ में दे दिया गया है बेटा जीपी, मतलब जो 11th में होता था वो 9th के मैथ में दे दिया गया है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको कि गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है, और कैसे इसके सवाल सॉल्व करने हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और इसके अलावा जो है इसका अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के बारे में, जो कि प्राइमरी लेवल के लिए ज़रूरी है। जो ज़रूरी नहीं है बेटा मैं उसको आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा कि आपका दिमाग जो है ना वो ख़राब हो जाए और फिर आप जो है उल्टे सीधे काम करो। ऐसा पढ़ाऊँगा जो सिर्फ आपके प्राइमरी में आना है और वो काम की चीज़ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एपी की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपी? देखो एपी जो है जिसको कि समांतर श्रेणी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका क्वेश्चन आ जाता है बेटा प्राइमरी लेवल सुपर टेट में। एपी का मतलब है एक सीरीज, एक सीरीज। सीरीज का मतलब जैसे कि मैंने एक नंबर लिया ए, उसके बाद नंबर लिया बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, मैंने ये नंबर लिए डॉट 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 nth टर्म तक एक नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये जो मैंने नंबर लिए, ये नंबर कुछ इस प्रकार लिखे होने चाहिए कि इनके बीच का जो अंतर होगा वो सेम होगा, डी जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, डिफरेंस होगा वो सेम होगा, डी लास्ट नंबर तक का डिफरेंस डी होगा। मतलब सबसे लास्ट नंबर और सेकंड लास्ट नंबर का डिफरेंस निकालूंगा तो वो भी डी होगा, मतलब हर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। ऐसे नंबर्स की सीरीज को बोलते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, मतलब कि समांतर श्रेणी, ठीक है। अब इस श्रेणी का करते क्या है, देखो आपके पास क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है जिसके अंदर पहला जो नंबर है वो 8 है, ठीक है, नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है, ठीक है। बताओ इस श्रेणी का 19वां नंबर कौन सा होगा, 19th टर्म कौन सा होगा। तो बेटा एपी के अंदर समांतर श्रेणी के अंदर नंबर निकालने के लिए, किसी भी एक नंबर को निकालने के लिए, किसी भी एक टर्म को निकालने के लिए, 19वां हो, 20वां हो, 9वां हो, 8वां हो, 7वां हो, उनको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। लिख लो इसको, ये फॉर्मूला होता है। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो a है सबसे पहला नंबर, उसको हम मानते हैं a। इसने बोला कि सबसे पहला जो नंबर है वो 8 है, तो a की जो वैल्यू हो गई वो हो गई a बराबर 8। फिर इसने बोला जो अंतर है वो है 4, और फिर उसने बोला 19वां टर्म निकालो, मतलब जो n की वैल्यू होगी वो होती है जिस टर्म की हम बात कर रहे होते हैं। तो a19 मतलब an की वैल्यू a19 बराबर हो जाएगा आपका a का मतलब 8 प्लस 19 माइनस 1 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 18 गुणा 4, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 72, तो आंसर आ गया 80। मतलब a19वां जो टर्म होगा इस एपी का वो होगा
80। इस प्रकार से क्वेश्चंस करे जाते हैं बेटा एपी के अंदर। कुछ हैवी सा हो गया होगा लगभग आपके लिए ये, मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में बहुत हैवी हो गया है, लेकिन बेटा थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो पढ़ना तो है ही है। आप चाहो तो इस क्लास को रोक रोक के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसको जल्दी जल्दी करके पढ़ सकते हो। अगर आपके लिए पहली बार आ रही है सब टॉपिक्स तो आप इसको टाइम दो इस क्लास को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा पढ़ाना तो पड़ेगा, बिना पढ़ाई तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं ना कराऊँ, ये मेरा दिल गवाही नहीं देता। एक क्वेश्चन वो करते हैं एपी का। मान के चलिए एपी का सवाल ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक समांतर श्रेणी है एपी, उसमें पहली संख्या ज्ञात करें। उस एपी के अंदर 10 नंबर हैं, टोटल नंबर 10 नंबर हैं। हर नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है। हर नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है। 10वां जो नंबर है बेटा, जो 10th नंबर है वो 100 है। तो पहला नंबर ज्ञात करें क्या होगा। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको लगाना है 10th टर्म के लिए। तो आपका a 10th जो टर्म है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 100। कितना दे रखा है 100। तो आप 100 को मान के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम रख देंगे 100 इसकी जगह पे। 100 बराबर हमें निकालना है a प्लस कितने टर्म है बेटा 10 माइनस 1, कितना डिफरेंस है सबका 2। ठीक है, सबका डिफरेंस है 2। चलो सॉल्व करो इसे, ये a है आपका। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 माइनस 1 9, 9 2 18। तो 100 माइनस 18 इज इक्वल टू a। 100 में से 18 गए तो कितने बचे, 100 में से 18 गए तो ये बचे आपके 82। तो a की वैल्यू आ गई 82। हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से आपको एपी के क्वेश्चन करने। अच्छा एपी के अंदर एक और चीज़ आती है, ये तो मैंने आपको nth टर्म निकालने की बात बता दी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सीरीज़ है, एक समांतर श्रेणी है a b c d e f g h डॉट 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 nth टर्म तक की समांतर श्रेणी है, और इस समांतर श्रेणी के अंदर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 50th टर्म्स का 50 टर्म तक का मुझे सम बताओ, इनका जोड़ क्या होगा, सम क्या होगा। तो आप इस समांतर श्रेणी के अंदर जोड़ निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 d। इस फॉर्मूले को आप लिख लें। ये 2 ही फॉर्मूले हैं, इन 2 फॉर्मूले के अंदर समांतर श्रेणी खत्म हो जाती है। तीसरा बेटा लास्ट टर्म निकालने का, लेकिन उसकी मैं आपको अलग से एक ट्रिक बता दूंगा। आप इस फॉर्मूले को लिख लें, ये सम निकालने के लिए होता है फॉर्मूला। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया, जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक श्रेणी है जिसका पहला टर्म 2 है, 2 से स्टार्टिंग होती है, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, डॉट 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 डॉट। इसके अंदर बेटा 22 टर्म है, 22 टर्म है। मुझे नहीं पता 22वां टर्म क्या है इसका। मैंने आपसे पूछी बेटा कि इसके जो 22 जो टर्म है, जो 20 जो टर्म है, 22 जो टर्म है, उनका मुझे सम बताओ, उनका मुझे जोड़ बताओ, कितना जोड़ होगा। तो आप जोड़ कैसे बताओगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एस एन का, मतलब कि आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे एस 22 के लिए, और यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो मानी जाएगी 22, डी की वैल्यू मानी जाएगी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 2। ए की वैल्यू मानी जाएगी सबसे पहला टर्म 2। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को पुट कर दो इसके अंदर और निकालो बेटा। अब देखो इन वैल्यूज़ को पुट करके मैं निकालूंगा, तो एस 22 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो बेटा ध्यान से देखना। एस 22 बराबर एन अपॉन 2, मतलब कि 22/2, 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, मतलब कि 22 माइनस 1, और डी का मतलब 2।
इससे कटा 11 बार, ठीक है, 11 बार कटा, 11 बार 2 2 जा 4, 22 में से 1 गया, 21, 21 दूनी 42, 42 प्लस 4 गुणा 11, तो ये हो जाएगा आपका 42 और 4 हो जाते हैं 46, तो 11 गुणा 46, और 11 गुणा 46 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग ये मान के चलिए 11 गुणा 46, तो 40 गुणा 11, 6 4 गुणा 6 4, तो ये आ जाएगा 5 नहीं 6 0 5 506, 506, मतलब कि इस एपी के जो 22 टर्म हैं, 22 टर्मों का जो सम होगा वो होगा 506। तो ये तो मैं अभी आपको जस्ट एग्जांपल के लिए करा रहा हूँ सवाल, क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। तो ये तो देखो होती है आपकी समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एपी। अब हम बात करेंगे, देखो जीपी जो है, जीपी मैं आपको इसमें नहीं समझाऊंगा, जीपी और बाइनोमियल थ्योरम के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपका समय ले लेंगी, 11वीं क्लास का टॉपिक है, ठीक है। अब सीधे चलते हैं यहाँ पर हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस के ऊपर, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल्स क्या कहते हैं, देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल्स क्या कहते हैं, इसके अंदर हो सकता है कोई चीज़ गलत भी लिख रही हो तो आप उस पर ध्यान मत देना, ठीक है, आप ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर गणित हमारे अधीन आता है बेटा, ये तो स्लाइड्स हैं जो हमने बना रखी हैं, इनका क्या है, देखो बेटा, अगर कोई भी नंबर पावर में आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। अगर सवाल सॉल्व करना चाहूँ इसी पावर को लेते हुए, तो अगर मैं बोलूँ 4 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 7, तो मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 6 प्लस 7, मतलब कि 4 की पावर हो जाएगी 6 और 7 हो गया आपका 13, ठीक है। इसका मतलब ये है, मतलब जब गुणा हो रहा होगा बेटा, ध्यान रखना बेटा, जब गुणा हो रहा होगा नीचे की संख्या बराबर है ए हैं दोनों, ठीक है, और जब गुणा हो रहा है और पावर अलग है तो पावर प्लस हो जाएंगी। और इसी कंडीशन में अगर बेटा गुणा ना होके यहाँ पर डिवाइड हो रहा हो, अगर यहाँ पर हो रहा हो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो ये हो जाएगा बेटा ए की पावर m माइनस n। एक ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 4 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 7, तो ये हो जाएगा बेटा 4 की पावर 6 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 4 की पावर माइनस का 1, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 3 की पावर, एक और लेता हूँ बेटा, अगर मैं लिखता हूँ मान के चलिए 3 की पावर एक मिनट बेटा, अगर मैं लिखता हूँ 3 की पावर 4 बटे 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 3, मतलब कि 3 की पावर 1, ठीक है। मतलब कि डिवाइड हो रहा होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो प्लस हो जाएंगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। अब चलो एक और देख लेते हैं, अगर किसी भी पावर को, ध्यान देना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर है, जैसे ए की पावर m की पावर n है, ए की पावर m की पावर n है, तो बेटा ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई n हो जाएगा बेटा। मतलब कि अगर 6 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 5 है, ठीक है, ये पेन बेटा स्टिक थोड़ी सी मेरी काम कम कर रही है, 6 की पावर 2 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 6 की पावर 10, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से हम लिख देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ a की पावर m की पावर n की पावर o, तो ये हो जाएगा a की पावर m गुणा n गुणा o, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि अगर 4 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 है, तो ये तीनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी बेटा, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती हैं इस तरीके से इस कंडीशन में, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वर्स ऑफ पावर, पावर इन्वर्स कब हो जाती है। देखो जैसे मान के चलो मैंने लिखा 4 की पावर 1, ठीक है, इसका मतलब होगा 1/4।
मतलब 1/4 जो है उसमें 4 के ऊपर एक पावर तो लगी रही। देखो जिसके पास कुछ नहीं होता गणित के अंदर उसके पास 1 होता है, सबका मालिक 1। तो अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 की पावर अगर 1 है, 1/4 में लिख दिया, ठीक है, तो 4 के पास कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 4 की पावर बेटा 1 मान लेंगे हम। अब अगर मैं इस 4 को ऊपर लेके आऊँगा तो ये जो पावर है बेटा ये इन्वर्स हो जाएगी, ये माइनस लग जाएगा इसके आगे, तो ये बन जाएगा 4 की पावर -1। तो -1 लग जाते हैं, इनको बोलते हैं बेटा इन्वर्स टर्म्स, इन्वर्स टर्म्स, ठीक है। अगर किसी भी इन्वर्स नंबर को मेरे को पॉजिटिव करना है तो उसको मैं उल्टा कर दूंगा। जैसे 5 की पावर -2 है, मुझे -2 हटाना है, तो मैं कर दूंगा इसको 1/5 की पावर 2, ठीक है, इस तरीके से लिख दूंगा। तो इनको बोलते हैं बेटा इन्वर्स टर्म्स, ठीक है। आज की क्लास मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो गई है। मैं अगली क्लास के अंदर जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें आपको कराऊंगा, इसकी जो है घातांक की भी कराऊंगा, ठीक है, जो कि इंडाइसिस एंड सर्ट्स होते हैं, करणीय और घातांक, घनमूल, वर्गमूल, बहुत सारी चीज़ों को के बारे में बेटा बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि गणित बेटा, गणित का कोई अंत नहीं है, और अंत नहीं है तो हमें इसको पढ़ते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस में बहुत कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इतना पढ़ाऊंगा जितना आपका पेपर में आएगा सुपर टेट में। तो बेटा इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें ऐसे ही, चैनल पर सब्सक्राइब करें अगर आप आ चुके हैं तो, और साथ दें हमारा और हम आपका साथ देंगे बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।